नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव जो देखेंगे वह है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
आपको पता होगा एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, फैराडे प्रति मीटर। तीसरा प्रश्न कहता है कि मुक्त आवेश का विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है। तो याद रखेंगे मुक्त आकाश का जो विद्युतशीलता होता है उसका ऐसा मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से किस विधि द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। पहला है घर्षण, दूसरा है प्रेषण, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है डी। तो देखिए घर्षण के द्वारा भी आवेश उत्पन्न होता है और प्रेषण के द्वारा भी आवेश उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। पाँच नंबर प्रश्न कहता है सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया। हाँ, 5 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है ए हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर 1 और i के पावर 1। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत आकर्षण तथा गुरुत्व आकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 के पावर 38, यानी 6 का सही आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर प्रश्न कहता है किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर होता है। तो देखिए एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट, यानी 7 का सही आंसर हो जाएगा ए। और याद रखेंगे ये वीवीआई है, बहुत ज़्यादा वीवीआई है, पूछा गया प्रश्न इसलिए मैंने यहाँ पर वीवीआई लगा दिया है। 8 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वह संरक्षित होता है। 9वां प्रश्न है जो न्यूमेरिकल से लिया गया है, लेकिन यह बहुत बार रिपीटेड है। हम कह सकते हैं कि हर साल ये पूछा जाता है, ऐसा ये प्रश्न है। और देखिए प्रश्न कैसा है, वैसे तो ये न्यूमेरिकल है लेकिन इसका आंसर आप याद रखेंगे तो शायद आप सही टिक लगा के आ सकते हैं। कहता है कि यदि गोला पर आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो याद रखेंगे इसका आंसर होता है 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के व्यापारिक मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के व्यापारिक मात्रक है। तो याद रखेंगे यह होता है डेवाई होता है। क्या होता है? डेवाई, यानी 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा डी। 11 नंबर प्रश्न कहता है कौन वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का क्वांटमिक प्रायोगिक रूप से निर्देशित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्कॉन ने। किसने किया? मिल्कॉन ने। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो आपको पता ही होगा विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। कूलम्ब भी होता है, फैराडे भी होता है और एम्पियर प्रति सेकंड भी होता है, यानी इसका क्या हो जाएगा ऑल। 13 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत फ्लक्स की बीमा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी विद्युत फ्लक्स की जो बीमा होती है वो होती है ML3T-3 और I-1 यानी I इनवर्स होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये भी बहुत VVI है, इसको भी याद रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो देखिए बाबू
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि अवनुष की छड़ी को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर क्षण पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋण आवेश। क्या उत्पन्न हो जाता है? ऋण आवेश। 16 नंबर प्रश्न कहता है किसी कुचालक पदार्थ का पारावैद्युतांक नहीं हो सकता है। तो देखिए, कुचालक पदार्थ का पारावैद्युतांक अनंत नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? अनंत नहीं हो सकता है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। कितना बल लगाता है? 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। 18 नंबर सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि पारावैद्युतता का ऐसा मात्रक होता है। तो याद रखेंगे, पारावैद्युतता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 19 नंबर प्रश्न कहता है 19 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0। अगर खोखला गोला है तो अंदर में आवेश रहेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? उसका विद्युतीय तीव्रता 0 हो जाएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न कहता है कूलम्ब बल है केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों। और देखिए, ये 2009 में पूछा गया है। 21 नंबर प्रश्न कहता है आर दूरी से बिलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो देखिए, अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी अगर r है तो इसका जो बल जो होता है वह 1/r² के समानुपाती होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 22 नंबर प्रश्न कहता है जब विद्युत ऋणावेशित होता है तो वस्तु का द्रव्यमान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, यानी नन। तो जब ऋण आवेशित होगा यानी उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन आवेश का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए में है फैराडे, ऑप्शन बी में है कूलम्ब, ऑप्शन सी में है स्टेट कूलम्ब, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज। तो देखिए, फैराडे जो है वह आवेश का मात्रक नहीं है। 23 का सही आंसर हो जाएगा ए। 24 नंबर प्रश्न कहता है पारावैद्युतांक की विमा होती है। तो देखिए, पारावैद्युतांक की जो विमा होती है वह होता है एम्पियर स्क्वायर टाइम टू द पावर 4 प्रति मीटर प्रति लंबाई का घन होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर प्रश्न कहता है विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, यानी 25 का सही आंसर हो जाएगा ए। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ये 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन ये 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। 1.5 इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसका सी का अस्तित्व नहीं होगा। 27 नंबर प्रश्न है, बहुत VVI प्रश्न है। 27 नंबर पूछा गया है, कहता है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन ए में है न्यूटन, ऑप्शन बी में है फैराडे, ऑप्शन सी में है कूलम्ब, और ऑप्शन डी में है जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी
27 का हो जाएगा सी। 28 नंबर प्रश्न कहता है समान दशा में 2 प्रोटॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल का अनुपात होगा। समान दशा में 2 प्रोटॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल का अनुपात होगा तो क्या होगा, 1:1 होगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी 10 की पावर 0। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलम्ब मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब मीटर। 30 नंबर सवाल कहता है कि इनमें से कौन विद्युतीकरण का परीक्षण करता है। ऑप्शन ए में है आकर्षण, ऑप्शन बी में है प्रेरण, ऑप्शन सी में है विकर्षण और ऑप्शन डी में है संचालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी विकर्षण। 31 नंबर प्रश्न कहता है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 की पावर 42। इसको रट के याद करके रखेंगे, कितना होता है 10 की पावर 42। 32 नंबर प्रश्न है, कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन ए में है कूलम्ब, ऑप्शन बी में है न्यूटन, ऑप्शन सी में है वोल्ट और ऑप्शन डी में है न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो याद रखेंगे क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये भी बहुत VVI है, इसको भी रट के रखेंगे। 33 नंबर प्रश्न कहता है स्थिर विध्वंस उत्पन्न किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए में है घर्षण द्वारा, ऑप्शन बी में है प्रेषण द्वारा, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कहता है क्या है कि धातुओं का परावैद्युतांक होता है। तो धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। बताए हैं, क्लास में ही बतलाए थे और बताएं। अगला प्रश्न कहता है द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के ऑप्शन ए में समांतर होता है, ऑप्शन बी में लंबवत होता है, ऑप्शन बी में ए और बी दोनों और डी में नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी समांतर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो हम आज के पाठशाला को यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव है कि हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बड़ी से बड़ी जानकारी देते हैं। तो शेष ऑब्जेक्टिव सेक्शन हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।